हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी वीट यानी गेहूं पे। आज हम डिस्कस करेंगे गेहूं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। गेहूं, पहले तो हम ये देखेंगे गेहूं जो है इसको अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। और इसका वानस्पतिक नाम की बात करें या बोटेनिकल नाम की, तो इसका बोटेनिकल नाम जो होता है उसे कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज। ट्रिटिकम स्पीसीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज। और कुल की बात करें इसका तो ये ग्रेमनी कुल का या घास कुल का होता है। गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 42। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2n बराबर 42 होती है। उत्पत्ति स्थल की बात करें कि गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? गेहूं का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। पुष्पक्रम, इसका जो पुष्प होता है, पुष्पों का प्रकार जो होता है, पुष्पक्रम या पुष्प का प्रकार जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक। गेहूं के पुष्प प्रकार जो होता है या पुष्पक्रम जो होता है उसे कहते हैं स्पाइक कहते हैं। और फल प्रकार या फिर दानों का प्रकार, गेहूं के जो दाने होते हैं उनको क्या कहते हैं वो, या फिर वो किस प्रकार के होते हैं, तो उसे बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं गेहूं के दानों को। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है कि गेहूं का पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइक। और जो फल का प्रकार होता है इसे बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। अगला हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत गेहूं में, गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है। तो गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत जो होता है वो 60 से 70, लगभग 61 से 71 के बीच में होता है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की का परसेंटेज। वहीं प्रोटीन की बात करें तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो लगभग 8 से 15% तक होती है। कितना? गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो है वो 8 से 15% तक होती है। और वसा की बात करें तो वसा की मात्रा जो होती है गेहूं में वो 1.5 से 2% तक होती है। कितना? 1.5 से 2% होती है गेहूं में वसा की मात्रा। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या गेहूं का पुष्पक्रम या पुष्पक्रम या पुष्प प्रकार क्या होता है, उसे स्पाइक कहते हैं। फलों के प्रकार को कैरियोप्सिस कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो वो 61 से 71 के बीच में होती है। प्रोटीन की बात करें कि गेहूं में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन गेहूं में लगभग 8 से 15% पाया जाता है। वहीं गेहूं में वसा की बात करें, फैट कितना पाया जाता है, फैट का परसेंटेज तो वो 1.5 से 2% के बीच में होता है। कितना? 1.5 से 2% के बीच में। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जो है जब रोटी बनाते हैं, रोटी जो फूलती है उस किस कारण होती है, तो ग्लूटीन के कारण होती है। गेहूं में जो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है उसके कारण। गेहूं का वनस्पतिक विवरण की बात करें, वनस्पतिक विवरण में हम देखेंगे गेहूं के प्रकार के बारे में। तो पहला है जो ब्रेड व्हीट या ट्रिटिकम एस्टिवम 2n बराबर 42। यह भारत में कुल क्षेत्रफल का 95% है। कितना? भारत में जितने क्षेत्रफल पर गेहूं उगाया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है, उसमें लगभग 95% खेती, 95% हिस्सों पर खेती किसकी होती है? ब्रेड व्हीट की होती है। किसकी? ब्रेड व्हीट की होती है। जो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है, लगाई जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं गेहूं का वनस्पतिक विवरण। वैसे तो गेहूं 3 प्रकार के होते हैं। पहले की हम बात कर रहे हैं ब्रेड व्हीट यानी रोटी वाला गेहूं। तो ये जो है कुल, जो भारत में गेहूं का जो कुल क्षेत्रफल है, या कुल क्षेत्रफल का मतलब कितने क्षेत्रफल पे भारत में गेहूं उगाया जाता है, तो भारत में लगभग जो जितने क्षेत्रफल पर गेहूं उगाया जाता है उसका 95% हिस्से पे सिर्फ ब्रेड व्हीट ही उगाया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम ही उगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में उगाया जाता है। अगला जो है मार्कोनी या ड्यूरम व्हीट, टी ड्यूरम, 2n बराबर होता है 28, 2n। यह भारत में कुल क्षेत्रफल का 4% है। कितना? भारत में जो गेहूं उगाया जाता है 95% हमने ब्रेड व्हीट की बात करी। ये जो माइक्रोनी व्हीट होता है या ड्यूरम व्हीट होता है, ये कुल क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग पर ही उगाया जाता है, 4% क्षेत्रफल पर।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में लगाया जाता है। इसका उपयोग क्या सूजी व सेवई बनाने में किया जाता है। सूजी या फिर सेवई जो बनाई जाती है कौन से गेहूं से बनाई जाती है, तो ये ड्यूरम वीट से बनाई जाती है। माइक्रोनी वीट भी इसे कहते हैं, माइक्रोनी गेहूं भी कहते हैं। ये भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4% भाग पर ही उगाया जाता है। इमर वीट की बात करें, टी डाइकोकम, यह भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% हिस्से पर उगाया जाता है। कितना? कुल क्षेत्रफल के लगभग 1% हिस्से पर उगाया जाता है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में उगाया जाता है। यह प्रजाति लगाई जाती है। नोरिन 10 की खोज, गेहूं में नोरिन 10, ये नोरिन 10 जो जीन है इसकी खोज किसने करी थी? जो ये नोरिन 10 क्या होता है, ये गेहूं के बौनेपन, पहले गेहूं के पौधे क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उनमें क्या समस्या आती थी कि जब हवाएं चलती थी बारिश के बाद या फिर वैसे ही हवाएं चलती थी तो गेहूं क्या होते थे, इनके पौधे गिर जाते थे और फिर सही से उसमें दाने नहीं पड़ते थे और उसकी उत्पादन क्षमता भी घट जाती थी। नोरिन 10 की बात करें, नोरिन 10 जीन की खोज जो है गुंजी इजकाराव ने की थी। गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन नोरिन 10 है। गेहूं में जो बौनेपन या गेहूं में जो बौनापन या गेहूं के पौधों की जो प्रजाति है, जो उनके पौधे होते हैं उनके छोटेपन, बौनेपन की क्या बौनेपन कौन से जीन के कारण हुई, तो ये हुआ नोरिन 10 के कारण। ये मूल रूप से RH1 और RH2 है। लरमा राजो 64 है और सोनारा 64 को 1963 में, कब? 1963 में वाणिज्यिक खेती के लिए भारत में लाया गया। और इन किस्मों की विशेषता ये थी कि ये बौनी किस्म के थे और गिरने के प्रतिरोधी थे और जल्दी परिपक्वता और प्रकृति में फोटो असंवेदनशील थे। ये सारी कहानी होती है नोरिन 10 की। ये गेहूं के जो पौधे होते हैं उनमें बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन होता है। इसमें क्या था कि ये जो लरमा राजो सोनारा, ये जो बीज आए थे बाहर से, इनमें क्या थी कि ये जल्दी पकने वाले थे और बौने किस्म के थे और ये जल्दी गिरते नहीं थे। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति 1967-68 में शुरू की गई। कब? 1967-68 में। और MS स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक भी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और इसके लिए इन्होंने हरित क्रांति के लिए भारत में MS स्वामीनाथन जी को 1987 में प्रथम भारतीय विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? प्रथम भारतीय विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1987 में MS स्वामीनाथन जी को। भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत जो है कुल विश्व का कुल उत्पादन में लगभग 12% उत्पादन गेहूं का उत्पादन भारत करता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन व क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये अक्सर करके पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन या फिर क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं जो है C3 प्लांट व C3 और LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट है। गेहूं के परीक्षण भार की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि परीक्षण भार क्या होता है। परीक्षण भार का मतलब होता है कि किसी भी बीज, कोई भी पौधे का बीज, जैसे कि गेहूं का दाने की बात करें तो गेहूं के दानों में लगभग गेहूं के दानों की 1000 संख्या, दानों की 1000 संख्या को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। दानों के 1000 संख्या की टेस्ट वेट कहते हैं को। और गेहूं का परीक्षण भार जो है ये 40 ग्राम होता है। अगर गेहूं को 40 ग्राम गेहूं को तौल लेंगे और उसको गिनती करेंगे तो उसमें दानों की संख्या लगभग 1000 होती है। तो यहाँ पे टेस्ट वेट कहा जाता है। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों की संख्या। गेहूं की गहराई के दौरान बीज व भूसे का अनुपात, गेहूं की जब मड़ाई करते हैं तो उनमें बीज व भूसे का जो अनुपात होता है वो होता है कितना? 1 से 1.5% तथा बौने किस्म प्रजातियों में होता है 1 से 1.25%, यानी 1 से 1% से 1.25% तक होता है, अनुपात में होता है। 1:1.5 होता है और बौनी किस्मों में 1:2.5 होता है। जलवायु की बात करें कि गेहूं के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, तो गेहूं के बीज के लिए आदर्श तापमान की बात करें, बीज के अंकुरण के लिए कि गेहूं को जब खेत में बोते हैं
तो उसके अंकुरण के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम जो तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और वानस्पतिक वृद्धि की बात करें तो गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तो तापमान 16 से 22 सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 16 से 22 सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए गेहूं के वानस्पतिक वृद्धि के लिए। और गेहूं में परिपक्वता की बात करें तो गेहूं में परिपक्वता के समय 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, कितना? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। परिपक्वता के समय तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर होने पर दानों में वजन में कमी आती है। कितना? अगर 25 सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है, कब, किस समय? जब गेहूं में परिपक्वता आ जाए तो दानों के वजन में कमी आ जाती है। मृदा की बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, तो गेहूं की अच्छी फसल के लिए बलुई दोमट, कौन सी मिट्टी? बलुई दोमट या फिर काली मिट्टी उपयुक्त होती है। बलुई दोमट या काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 होना चाहिए। कितना? लगभग 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान गेहूं की अच्छी फसल के लिए। क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की, कि ग्रोथ स्टेज और ऑप्टिमम टेम्परेचर। जर्मिनेशन के समय पे 20 से 25 सेल्सियस, टिलरिंग या वेजिटेटिव ग्रोथ के समय 16 से 20, और एक्सीलरेटेड ग्रोथ के लिए 20 से 23, और प्रॉपर ग्रेन फीलिंग के लिए 23 से 25 के बीच में होना चाहिए, और 4 से 5 वीक एबव। आगे हम बात करेंगे किस्मों की, गेहूं की कुछ किस्मों की, जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में। तो कल्याण सोना, यह किस्म जो है कल्याण सोना या द्विजीनी बौनी किस्म है। ऐसे हर प्रकार की जलवायु, इसे जो है हर प्रकार की जलवायु में लगाया जा सकता है, और ये काम्या रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। किसके प्रति? काम्या रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। वहीं अगली किस्म की बात करें तो यह है राज 1482। कौन सी? राज 1482। यह जो होती है द्विजीनी बौनी किस्म है, और यह रोली व करनाल बंट, कौन से रोग के लिए? रोली या फिर करनाल बंट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। आगे बात करेंगे लोकवन, यह भी द्विजीन बौनी किस्म है, या पछीती बुआई के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी किस्म? लोकवन जो है ये पछीती बुआई के लिए उपयुक्त होती है। राज 3077 की बात करें तो यह एक बौनी किस्म है। कौन सी? राज 3077, यह एक बौनी किस्म है, यह रोली रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, और यह पछेती बुआई के लिए उपयुक्त होती है। किस प्रकार की बुआई के लिए? पछेती बुआई के लिए उपयुक्त होती है। अगली बात करेंगे हम राज 3765, यह भी पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। और राज 3370 यह रोली व करनाल बंट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। लौड़ी व छारी भूमि के प्रति सहनशील किस्में, जैसे कि किन्हीं क्षेत्रों में भूमि का जो पीएच होता है या भूमि जो होती है लौड़ी या छारी होती है, तो उन क्षेत्रों में किस प्रकार कौन सी किस्में उगानी चाहिए? तो राज 3077 सोनालिका हो गया, HD 238 और HD 2285, KRL 19, KRL 14 और जॉब 666। असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों की बात करें तो PBW 299, PBW 396 और मेघदूत। पछेती किस्मों की बात करें तो पछेती किस्में भी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि स्वाति हो गया, HD 2285 हो गया, राज 2327 हो गया, सोनालिका, लोकवन, ये सारी जो किस्में हैं ये पछेती किस्में होती हैं। बीज दर की बात करें कि गेहूं की बुआई का गेहूं के लिए कितने 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर समय पे बुआई करेंगे गेहूं की, समय पे बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। देरी और वर्षा आधारित क्षेत्रों में बुआई के लिए लगभग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं के बीज की आवश्यकता पड़ती है। डिबलर द्वारा बोने पे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर। कितना? जमीन में ये सरफेस एरिया हो गया, बीज की गहराई जो है लगभग 5 सेंटीमीटर अंदर होनी चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर। देसी हल से या उसके पीछे बनने वाले कूड़, अगर देसी हल से जुताई कर रहे हैं उसके पीछे जो कूड़ बनते हैं, जैसा कि देसी हल से हमने देखा होगा, देसी हल से कुछ इस प्रकार देसी हल होता है। जब इसे जुताई करते हैं तो पीछे से कूड़ बनता चला जाता है, जैसे ये जो है कूड़ बनता आगे से ऐसे चला जाता है पीछे से।
ये हल आगे चलता हुआ आता है तो कूड़ बनता हुआ पीछे ऐसे चला जाता है। तो कूड़ के बीज जो है हाथ द्वारा डाला जाए तो उस बुआई को केरा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर इस कूड़ में ये जो हल के द्वारा हम गेहूं की बुआई करते हैं कूड़ में, तो इसे क्या कहते हैं, अगर हाथ से बीज की बुआई करें तो उसे कहते हैं केरा विधि। और यही देसी हल से अगर पाइप यहाँ बांध दें, यहाँ कीप लगा के ऐसे पाइप के द्वारा अगर बीजों को डाला जाए तो उसके द्वारा बीज डाला जाता है तो उसे पोरा विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, पोरा विधि कहते हैं। दोनों देसी हल के पीछे जो है, जो केरा विधि होती है देसी हल के पीछे कूड़ में हाथ द्वारा बुआई की जाती है, और पोरा विधि में क्या है, देसी हल के पीछे कूड़ में एक पाइप लगा के, पाइप बांध के उसके द्वारा बीज डाला जाता है, उसे पोरा विधि कहते हैं। बीज उपचार की बात करें कि गेहूं में रोगों से बचने के लिए उनका बीज उपचारित कैसे करते हैं, किन किन रसायन से करते हैं। तो कवक जनित रोगों से बचाव के लिए या बुआई से पूर्व बीजों को 2 ग्राम कंबेडिजियम या फिर 3 ग्राम थायरम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से, कितना, 2 ग्राम कंबेडिजियम या फिर 2 ग्राम थायरम, इसे प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। तथा दीमक की रोकथाम के लिए 100 किलोग्राम बीजों में 450 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास का से उपचारित करते हैं। किससे, क्लोरोपायरीफास से, दीमक से बचने के लिए, दीमक के से बचाव के लिए क्लोरोपायरीफास का उपयोग करते हैं। और कितना, 450 मिलीलीटर 100 किलोग्राम बीज के लिए। लवणी मृदा व खारे पानी वाले क्षेत्रों में बीज बोने के लिए 3% सोडियम सल्फेट से 24 घंटे के लिए उपचारित करके बुआई करते हैं। जिन क्षेत्रों की भूमि लवणी मृदा, जिन क्षेत्रों में लवणी मृदा या फिर वहाँ खारे पानी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बीज को बोने से पहले लगभग 3% सोडियम सल्फेट, किसमें, 3% सोडियम सल्फेट के घोल में 24 घंटे तक के लिए उपचारित करते हैं, उसके बाद बोते हैं। टुंड्रू रोग से बचाव के लिए 20% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। कितना, 20% नमक के बीज से, नमक 20% नमक लेके उसको बीज को उसमें उपचारित करते हैं। पौधे से दूरी की बात करें तो जो दूरी है 22-22.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, रोपड़ दूरी। बुआई के समय की बात करें कि किस समय जो है गेहूं की बुआई उचित होती है, तो नवंबर का जो माह होता है, नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से लेके नवंबर के अंतिम सप्ताह तक गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। खाद उर्वरक की बात करें तो अगर 1 हेक्टेयर में FYM की बात करें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, वहीं नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास हो गया, नाइट्रोजन हो गया, FYM हो गया, ये इन सारी चीज़ों का मिश्रण जो है, इन सब उर्वरकों को हम डालते हैं गेहूं में, या गेहूं की खेती करने से पहले। FYM 10 से 15 टन, और उसके बाद नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस हो गया 60, और फास्फोरस पोटास 60 और 40 के रेशियो में, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रेशियो में देना चाहिए। गेहूं की अच्छी फसल उत्पादन के लिए 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं के फसल उत्पादन के लिए कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है, गेहूं को कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अगर अच्छी फसल उत्पादन की बात करें तो उसके लिए लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किन किन अवस्था पे, कौन कौन से स्टेज पे, तो चंदेरी जड़ अवस्था पे, क्राउन रूट 21 दिन, गेहूं बोने के 21 दिन बाद, कल्ले फुटाव की अवस्था 45 से 50 दिन के बाद, जड़े की अवस्था जो होती है, जोड़े की अवस्था, इसमें लेट जॉइंटिंग जो होता है ये 65 से 70 दिन बाद होती है। और जब बालियां आने लगती हैं तो इस अवस्था में, कौन से बालियां आने वाली अवस्था, या फिर 85 से 90 दिन के बीच में। और दानों में दूध बनने की अवस्था जो है ये होती है 100 से 105 दिन की। और पौधों की पकने की अवस्था की बात करें तो ये 115 से 120 दिन बाद होती है, 115 से 120 दिन बाद। नंबर ऑफ इरिगेशन लेवल, स्टेज एट विच इरिगेशन इज अप्लाइड। अगर एक सिंचाई है तो CRI स्टेज पे देनी चाहिए। किस पे, एक सिंचाई है, अगर एक सिंचाई है, हमें पानी की मतलब एक सिंचाई ही मिल सकती है, तो उसे कौन सी स्टेज पे देना चाहिए, CRI पे। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली CRI पे, दूसरा फ्लोरिंग स्टेज पे देनी चाहिए। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो 3 सिंचाई पे क्या करना चाहिए, CR स्टेज, फिर लेट जॉइंटिंग, और उसके बाद मिल्किंग, जब गेहूं में दूध बनने लगे, दूधिया अवस्था आने लगे। अगर 4 सिंचाई अवेलेबल है हमारे पास तो पहली है
क्राउन रूट बनते समय, और उसके बाद दूसरा है लेट टिलरिंग के समय, तीसरी है फ्लावरिंग, और चौथी है मिल्किंग के समय यानी दुधिया अवस्था आने में। अगर 5 सिंचाई की उपलब्ध है, 5 सिंचाई, अगर हम 5 सिंचाई दे सकते हैं, 5 सिंचाई की उपलब्धता है हमारे पास, तो पहली जो है देंगे CRI स्टेज पे, दूसरा लेट टिलरिंग पे, और तीसरा लेट जॉइंटिंग, चौथी फ्लावरिंग, और पांचवी दुधिया अवस्था यानी मिल्किंग पे। छठवीं की बात करें, अगर 6 सिंचाई हमारे पास प्रॉपर 6 सिंचाई उपलब्ध है, तो पहली CRI, दूसरा जो है लेट जॉइंटिंग, तीसरा लेट जॉइंटिंग, पहला जो CRI, दूसरा लेट टिलरिंग, तीसरा लेट जॉइंटिंग, चौथा फ्लावरिंग, पांचवा जो है मिल्किंग अवस्था में की जाती है, और जो छठा होती है वो ड्राफ्ट अवस्था में की जाती है। खरपतवार की बात करें कि गेहूं में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं या खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। फसल एवं खरपतवार में बुआई के 30 से 40 दिन तक कितना, फसल और खरपतवार, ये खरपतवार अनवांटेड जो होते हैं, अनवांटेड पौधे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वीड या खरपतवार। तो ये हमारी जो फसल होती है, फसल बोने से 30 से 40 दिन तक, कितना 30 से 40 दिन तक फसल में प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, बढ़ने के लिए। खरपतवार से उपज में होने वाली हानि 10 से 40% तक होती है। कितनी होती है, अगर खरपतवार से हानि की बात करें तो ये लगभग 10 से 40% तक की हानि होती है हमें खरपतवारों से। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, गेहूं में आने वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे कौन कौन से, कृष्णा नील हो गया, एनागेलिस आर्बेंसिस, बथुआ चिक्नोपोडियम एल्बियम एल्बम, और सेंजी हो गया, मिली लोटस एल्वा, और चटरी मटरी, ये सारे जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। इनके नियंत्रण के लिए 2D-4D या सोडियम लवण 625 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से 25 से 30 दिन बाद छिड़काव कर देना चाहिए। अगला जो खरपतवार पाया जाने वाला गेहूं में खरपतवार है वो है संकरी पत्ती वाले खरपतवार। कौन से, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। गेहूं में जंगली जई, एविना फतुआ व गेहूंसा, जिसे बोलते हैं फाइरेलस माइनस या फिर गेहूं का मामा ही कहते हैं, का प्रकोप अधिक होता है। इनका प्रकोप जो है बहुत अधिक होता है अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाए। और इनके नियंत्रण की बात करें तो इनके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फुरान की 33.33 ग्राम और पेंडामेथनिन की 800 से 1000 ग्राम, अथवा आइसोप्रोटान की बात करें तो 1.5 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से 2 से 3 सप्ताह बाद छिड़काव करते हैं। कितना, 2 से 3 छिड़काव बाद, 2 से 3 सप्ताह बाद छिड़काव करते हैं। वही गेहूं के मामा जो अभी फाइलेरियस माइनस की हमने बात करी, उसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये कहाँ से आया, मैक्सिको से भारत में आया था, मैक्सिको से आया था। इसका उपनाम जो है गेहूं का मामा या फिर उपनाम मिमिक्री गुल्ली डंडा भी होता है। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार की बात करें तो यह है हिरनखुरी। कौन सा है, गेहूं में पाए जाने वाला आपत्तिजनक खरपतवार है हिरनखुरी। रोग की बात करें, कौन कौन से रोग लगते हैं, तो मुख्यतः जो प्रमुख जो है गेहूं में 3 प्रकार के रोग लगते हैं। कौन कौन से हैं, गेरुई रतुआ, गेहूं में 3 प्रकार के गेरुई लगती है। यह कवक जनित बीमारी है, ये जो बीमारी है कवक जनित है, और इस कवक के बारे में केसी मेहता ने पता लगाया था। किसने, केसी मेहता ने, सबसे पहले केसी मेहता जी ने बताया था गेरुई रतुआ के बारे में। पहली है पीली गेरुई, दूसरी है भूरी गेरुई, तीसरी है काली गेरुई। ये जो काली गेरुई है ये सबसे खतरनाक रोग होता है। उपचार की बात करें या प्रतिरोधी किस्म उगाना, इससे कैसे बचा जा सकता है इस रोग से, तो उपचार, पहली बात तो प्रतिरोधी किस्म उगाना चाहिए। कौन कौन सी प्रतिरोधी किस्म है, जैसे यूपी 115, एसडी 204, प्रताप, शाही, ये सब क्या है कि सही समय पर बुआई करें और अधिक सिंचाई न करें तथा नाइट्रोजन खाद को कम दें। और इनसे बचने के लिए डाईमेथेन M45 या फिर डाईथेन जेड 780 2% का छिड़काव करते हैं। कंडुआ रोग की बात करें, दूसरा जो रोग है यह है कंडुआ रोग। यह भी बीज जनित या कवक जनित बीमारी है। कौन सी है, बीज जनित या कवक जनित बीमारी है। तीसरा है झुलसा रोग, यह भी कवक जनित बीमारी है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिनिया जनित रोग है। अगला जो है पाउडरी मिल्ड्यू, चूड़ी फफूंदी रोग, यह कवक जनित बीमारी है।
करनाल बंट या व्हीट कैंसर भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का कवकधारी न्यूओसिया इंडिका जो कि पहली बार 1970 में, कहाँ पे, 1970 में पहली बार करनाल में मित्रा जी के द्वारा देखा गया था। यह बीमारी मृदा और बीज जनित होती है। किस प्रकार की बीमारी होती है? मृदा जनित। ये करनाल बंट बीमारी जो होती है, ये पूछा जाने वाला है गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोगों में ये, या फिर कई बार एग्जामों में पूछे जाने वाला रोग है करनाल बंट। तो यह जो है पहली बार 1970 में करनाल में देखा गया। कहाँ पे? 1970 में करनाल में देखा गया। और यह जो मृदा जनित और बीज जनित बीमारी है। अगली है मोल्ला डिजीज। यह जो है नेमोटेड हेप्टोडेरा अवीनी से फैलता है। अगला जो है टूडो डिजीज, यह बैक्टीरियल जनित बीमारी होती है। किस कौन सी बीमारी होती है? यह बैक्टीरियल जनित होती है। गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीटों की बात करें, हमने रोग की बात करी, खरपतवार की बात करी, अब प्रमुख कीट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो पहला दीमक, ये अक्सर करके यह जो है गेहूं का प्रमुख कीट है। यह गेहूं का प्रमुख कीट है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले क्लोरोपायरीफास, क्या क्लोरोपायरीफास 4% धूल जो है इसको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। अगला कीट जो है इसमें है सैनिक कीट। कौन सा? माइथीनिमा सेपरेटा। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेलिक 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। कितना? 500 से 600। अगला चूहे का नियंत्रण। चूहे भी अक्सर गेहूं के खेत में लगते हैं। इसके लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 0.5 ग्राम की एक गोली प्रति बिल में, क्या करते हैं? गेहूं की बिल में डाल के मिट्टी से बंद कर देते हैं। गुजिया वेविल की बात करें, ये टेनिमिकस इंडिकस। और कटाई गहराई की बात करें तो गेहूं के दानों में जब किस अवस्था में करनी चाहिए? तो गेहूं के दानों में जब 20 से 25% तक नमी हो तो फसल की कटाई कर लेते हैं। और इसकी कटाई के लिए 2 से 3 दिन बाद मड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? गेहूं की कटाई के 2 से 3 दिन बाद। इसमें कटाई किस अवस्था में करते हैं? नमी 20 से 25% तक हो और कटाई के 3 से 4 दिन बाद इसकी मड़ाई करनी चाहिए। उपज एवं भंडारण की बात करें तो बौनी जातियों में उपज जो है 40 से 50 क्विंटल दाना के अलावा 80 से 90 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। बौनी जातियों में, गेहूं की पौनी जातियों में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना और 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या पाया जाता है? भूसा पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे देसी किस्मों की और असिंचित अवस्था में। तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है देसी किस्में जो होती है ये असिंचित अवस्था में। और गेहूं का भंडारण करते समय उसमें जो नमी की मात्रा होती है अधिक से अधिक 10 से 12% तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भंडारित करते समय। तो आज की हमारी क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है। हमने गेहूं के बारे में जानकारी ली। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।